आज आप लोगों को चैप्टर 2 का मौर्य काल से गुप्त काल का प्रश्न करा रहे हैं। जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त काल की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये 7वां नंबर प्रश्न है। गुप्त काल की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालें। इससे पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं प्रश्न को, मेरा पिछला वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। गुप्त काल की आर्थिक स्थिति निम्नलिखित है। पहला, कृषि। यह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। गुप्त काल का जो समय था यह एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। एक नंबर प्रश्न में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी, कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो आप लोग लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक ने सिंचाई हेतु इसमें नहर निकलवाई। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी सिंचाई के अनेक साधनों का उल्लेख मिलता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी प्रचलित था। दूसरा पॉइंट है व्यापार, बिजनेस। आंतरिक एवं बाहर यानी आंतरिक और बाहर यानी भारत के अंदर और भारत के बाहर भी जो दोनों व्यापार प्रचलित थे, यानी अपना अंदर में भी बिजनेस करते थे, भारत के अंदर में भी और भारत के बाहर में भी। सीरिया, मिस्र एवं पश्चिमी देशों के साथ पश्चिमी में भरोच से एवं पूर्व में ताम्रलिप्त बंदरगाह से समुद्र मार्ग द्वारा व्यापार होता था। समझ में आ रहा? आंतरिक व्यापार सड़क द्वारा एवं नदियों द्वारा होता था, यानी अगर भारत के अंदर में बिजनेस करना है तो नदी और सड़क मार्ग द्वारा किया जाता था। मार्ग निर्माण अधिकारी एग्रोनोमोई कहलाता था। ताम्रलिप्त से पुष्कलावती तक जाने वाले मार्ग उत्तरापथ कहलाता था। क्या कहलाता था? उत्तरापथ मार्ग कहलाता था। यह सब उस समय का नाम था जो थोड़ा कठिन है। इस मार्ग पर पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी एवं तक्षशिला स्थित थे। समझ में आ रहा है? ये सब कहाँ है, हम क्लास करवाए थे, उसमें आप लोग को बता दिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो का देखना है तो पिछला वीडियो में जाइए, आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है उद्योग। कपड़ा उद्योग प्रमुख उद्योग था। बंगाल का मलमल प्रसिद्ध था। मलमल जो है, बंगाल का मलमल जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। इसके अलावा बढ़ईगिरी, चर्म उद्योग एवं धातु उद्योग भी प्रमुख थे। कौटिल्य के अनुसार वस्त्र उद्योग के केंद्र काशी, वत्स्य, मदुरा एवं बैंगी में थे। मदुरई जिसको बोलते हैं, बैंगी में थे। सिक्के। बुद्ध काल में आहत पंचमार्ग के सिक्के चलते थे। अब मौर्य काल में चलने वाले स्वर्ण सिक्के, निष्क चांदी के सिक्के, करशापन एवं तांबे के काकिनी कहलाते थे। ये सब नाम थे उस समय सिक्का का। टकसाल का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष एवं मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक कहलाता था। ठीक है। सिक्कों के साथ साथ वस्तु विनिमय भी प्रचलित थी। उस समय बहुत कम सिक्का चलता था और वस्तु भी लेन देन, वस्तु से वस्तु लेन देन होता है, उसको विनिमय कहलाता है, एवं अदला बदली। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अपने पिता के शासन काल में वह उज्जैन तथा तक्षशिला का शासक रह चुका था। देवी तीस रचिता, करुणावाकी, आसांदी मित्रा एवं पद्मावती
आदि अशोक की पत्नियां थीं। देवी से उत्पन्न महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री थे। उसने 261 ईसा पूर्व ईसा पूर्व, इसको लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से, ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध किया। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, ये प्रश्न में पूछेगा। 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के साम्राज्य में नेपाल, संपूर्ण उत्तरी भारत, संपूर्ण पूरा उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में मैसूर, कश्मीर के कुछ भाग, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान तथा बैक्ट्रिया सम्मिलित हो गए। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग मारे गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का कठोर हृदय प्रभावित हो गया। उसने अब कभी भी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की। उसने चंद्रगुप्त द्वारा गठित सेना भंग कर दी। अब उसने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय का निश्चय किया। इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धर्म प्रचार की नीति अपनाई। समस्त भारत सहित विदेशों में भी धर्म प्रचार भेजे। इसीलिए अशोक को महानतम सम्राट कहा जाता है। अब उसके हृदय में मानवता की सेवा, जीवों के कल्याण एवं दया का भाव जागृत हुआ। अगला प्रश्न है जो भारत के प्राचीन काल में मंदिर निर्माण शैली के विकास की इंगित करे। यानी भारत के प्राचीन काल में, पुराने समय में मंदिर का निर्माण शैली का विकास के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एलोरा का कैलाश मंदिर, आंसर देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर एवं एलिफेंटा के त्रिमूर्ति राष्ट्रकूट कालीन कला एवं स्थापत्य के प्रमुख देन है। एलोरा के कैलाश मंदिर अपने आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक द्वारा प्रथम 756 से 773 ईस्वी में अत्यधिक धन व्यय करने के कारण था। यह मंदिर एक ही चट्टान को ऊपरी वर्णित यानी ऊपर से काटते हुए इस तरह से प्रकार से तराशा गया, ठीक है, तराश कर बनाया गया है। इसका विशाल प्रांगण 275 फुट, देखिए इसका विशाल प्रांगण यानी शुरुआती घुसे की जो प्रांगण है जो जिसको हम लोग आंगन बोलते हैं, तो वो लगभग है 275 फुट लंबा तथा 154 फुट चौड़ा है। इसमें विशाल स्तंभ लगे हुए हैं। छत पर मूर्तिकारी की गई है। मंदिर के ऊपर का विशाल शिखर 95 फुट ऊंचा है तथा वह पिरामिडाकार 4 तुल्ला है, यानी चारों तरफ से बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश द्वार तथा मंडप बनाए गए हैं। इसकी चौकी 25 फुट ऊंची है। मंदिर के वीथियों में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया गया है, ठीक है। इनमें गोवर्धन धारण किए कृष्ण, महिषासुर का वध करती दुर्गा, कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण, सीता हरण, जटायु से युद्ध, विश्व के विभिन्न रूप आदि का कुशलतापूर्वक आंकन किया गया है। इस प्रकार एलोरा का यह मंदिर विश्व में प्रस्तर कला की अत्यधिक
कला की अत्यधिक फेमस किया गया है। ये कह सकते हैं हम लोग मंदिर विश्व में स्तर कला की अद्वितीय कृति है, बहुत अच्छा बनाया गया है। एलिफेंटा के कुछ गुफाओं में भी संभवतः राष्ट्रकूटी द्वारा निर्मित कराया गया है। इसमें त्रिमूर्ति, जिसमें शिव के 3 मुख दिखाए गए हैं, अधिक प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूटों के समकालीनों गुर्जरों प्रतिहारों ने विष्णु के ब्रह्मांडीय रूप को अंकित करके संवेदनशील मूर्तियों का सृजन किया है, यानी बनाया गया है। जैसे शिव और पार्वती का विवाह। इस प्रकार राष्ट्रकूट कालीन कला एवं स्थापत्य अत्यंत उत्कृष्ट है, बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व की विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आंसर की ओर चलते हैं। आंसर देखिए, मौर्य वंश का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके किया था। जैन मुनि भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी एवं 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला जिसको मैसूर बोलते हैं, जाकर श्लेखन उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। समझ में आ बात को, यानी श्लेखन जिसको उपवास बोलते हैं, उसके द्वारा शरीर को त्याग दिया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। उसने 25 वर्ष तक राज्य किया। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था, जिसने पिता के शासनकाल में वह उज्जैन तथा तक्षशिला का शासक रह चुका था। उसने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध किया। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए एवं 1 लाख लोग मारे गए। उसने अब कभी भी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धर्म प्रचार की नीति अपनाई। इसीलिए अशोक को महानतम सम्राट कहा जाता है। मौर्य शासन प्रबंध 4 भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय शासन, तीसरा नगर शासन और चौथा ग्राम शासन। ठीक है, ये आप लोगों का 5 अंक स्तरीय प्रश्न आज समाप्त हुआ। और लॉन्ग क्वेश्चन 8 अंक स्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन जो है 8 अंक स्तरीय प्रश्न, मात्र इसमें 2 या 3 होगा, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद ये चैप्टर 2 जो है आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, या हो सके बहुत जल्द ही हम वापस आएंगे। जो मेरे वीडियो में नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगा हो तो। चलिए, धन्यवाद।